कहते हैं कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम आता है, परंतु यह कहावत कभी भारत के लिए सच साबित हुई नहीं। यह भी कहा जाता है कि बाप दादा की तरफ से मिले धन जमीन अगर करंट पीढ़ी को मिले तो वह वरदान है, परंतु हमारे देश को वारसे में मिला कोई वरदान नहीं, मिला तो सिर्फ पाकिस्तान नाम की चुनौती। 1947 में की गई पूर्वजों की भूल की कीमत शायद हम आज तक चुका रहे हैं। भारत ने हमेशा से विश्व को कुछ न कुछ देना ही सीखा है। यहां तक पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ, या यूं कहे कि जब हमारे भारत मां को घाव दिया गया, उसके बाद भी हमने कभी पहला प्रहार किया नहीं। उल्टा से करोड़ों रुपए देकर पाकिस्तान को उनके पैरों पर खड़ा किया, और इसका फल हमें क्या मिला? गद्दारी। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ जब पाकिस्तान ने भारत को हराना चाहा, युद्ध के तरीके बदले, नहीं बदले तो उसके परिणाम, और परिणाम हमेशा से एक ही, वो है भारत की जीत। एक और बार साल 1984 में पाक ने अपने नापाक इरादों से भारत को हराना चाहा, और इस बार उनका टारगेट था सियाचिन। सियाचिन में भारतीय फौजों की किलाबंदी इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान चाहकर भी इसमें सेंध नहीं लगा सकता। दरअसल यह सफलता है सन 1984 के उस मिशन मेघदूत की, जिसे भारतीय सेना ने सियाचिन कब्जे के लिए शुरू किया था। यह शय और मात की इस खेल में भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त शिकस्त दी। दुनिया के सबसे उच्च रण क्षेत्र सियाचिन में भारत और पाकिस्तान की फौज पिछले 30 साल से आमने सामने डटी हुई है। सियाचिन का यह कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़े ऑपरेशन को जन्म दिया। यह बंजर जमीन जिस पर कोई हक जमाने के लिए युद्ध भी कर सकता है, ऐसी कल्पना किसी को भी न थी। इस युद्ध या ऑपरेशन के संघर्ष को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। साल 1984 से पहले सियाचिन की स्थिति खराब न थी। वहां इससे पहले किसी भी देश की फौज न थी। साल 1949 के कराची समझौते में और साल 1972 शिमला समझौते में दोनों देश के बीच यह समझदारी बनी हुई थी कि पॉइंट NJ9842 के आगे के दुर्गम इलाकों में कोई भी देश नियंत्रण की कोशिश नहीं करेगा। आप सभी के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि बिल्कुल बंजर जमीन जहां कोई रह नहीं सकता, ठंड जिसकी -70 डिग्री है, जहां कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, भला ऐसे जमीन के टुकड़े के लिए इतने महत्व के समझौते क्यों? तो जी हां, प्रोडक्टिविटी भले ही इस जमीन की कुछ ना हो, भले ही यहां कोई रहना ना चाहता हो, परंतु फिर भी इस जमीन की इंपॉर्टेंस हद बाहर थी। और वह इसलिए क्योंकि पॉइंट NJ9842 से लेकर काराकोरम तक के इलाके को सियाचिन कहते हैं। अगर यह सियाचिन क्षेत्र पाकिस्तान के हाथ पहुंचा तो वह चाइना के करीब पहुंच जाएगा। चाइना से भारत के रिश्ते तो जग जाहिर है। साल 1962 से पहले सिर्फ पाकिस्तान भारत का दुश्मन था, परंतु 1962 के बाद चाइना ने धोखेबाजी की सारी सीमाएं पार करनी शुरू कर दी। खैर, पहले अगर हम बात करें 1949 कराची समझौते की, तो साल 1947 में जन्मा पाकिस्तान शुरुआती दिनों से कश्मीर पर अपना कब्जा कर भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता था। युद्ध जैसा माहौल हमेशा से था ही, इसलिए साल 1949 में यूनाइटेड नेशंस ने बीच में आकर मामले को शांत करने की कोशिश की। 1 जनवरी 1949 में दोनों राष्ट्र के बीच सीज फायर हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने अपने हाजिरी में दोनों राष्ट्रों से एक समझौता कराया 27 जुलाई 1949 में, जो था कराची अग्रीमेंट। उस अग्रीमेंट के अनुसार दोनों देश के बीच एक लकीर खींच दी गई, जिसे सीज फायर लाइन कहा गया। हालांकि यह लकीर जहां खत्म होती थी उसे NJ9842 कहा जाने लगा। इस लकीर के नॉर्दर्न साइड पर ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स थे। इस जमीन के टुकड़े पर ना किसी राष्ट्र का दावा था और ना ही दोनों में से किसी भी देश के आर्मी को यहां पोस्टिंग की इजाजत थी। यह जो जमीन थी वहां ठंड हद से ज्यादा थी। वह दोनों देशों ने अपना दावा इस जमीन पर ठोका भी नहीं। यह बात अलग है कि आगे जाकर इसी जमीन के लिए बहुत बड़ा युद्ध होने वाला था, जो आगे जाकर 1999 कारगिल युद्ध का ब्लूप्रिंट भी बनने वाला था। पाकिस्तान की एक समस्या हमेशा से रही है। पाकिस्तान क्लास का वो बुली है जिससे भारत नाम का विद्यार्थी कभी डरता नहीं, और यही चीज बुली पाकिस्तान को रास नहीं आती, और आए के दिन वो भारत को परेशान करने में लगा रहता है। ऐसा ही कुछ यहां भी हुआ,
लेट 1960s में पाकिस्तान ने कुछ माउंटेनियर्स को कैंपिंग करने की इजाजत दी पॉइंट NJ9842 के एरियाज में। यहां कराची अग्रीमेंट के तहत ना भारत ना पाकिस्तान किसी का भी जोर इस जमीन पर न था, परंतु फिर भी पाकिस्तान यह प्रोजेक्ट करने में लगा था कि यह जमीन उनकी है। अलग अलग देशों के माउंटेनियर्स आने लगे और अब तो पाकिस्तान जैसे वहां का मालिक हो वैसे उन माउंटेनियर्स को परमिट देने लगा। एक तरीके से पाकिस्तान यहां अपना दावा ठोकने की शुरुआत करने लगा। इन सबके बीच अर्ली 70s यानी साल 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ, जिसमें परंपरा अनुसार पाकिस्तान की हार और भारत की जीत हुई। इस जीत के साथ प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला अग्रीमेंट हुआ। इस अग्रीमेंट के अनुसार NJ9842 को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC का नाम दिया गया। इस अग्रीमेंट के बाद भी जहां डिसिप्लिन मेंटेन करनी थी वहां बुली पाकिस्तान और बदतमीज बना। इसके बाद पाकिस्तान जापानीज माउंटेनियर्स को NJ9842 में कैंपिंग करने देता और अब तो पाकिस्तान आर्मी अथॉरिटी भी उनके साथ कैंपिंग में उनके साथ चलने में मदद करती। एक तरह से वापस पाकिस्तान सामने से प्रोवोक करने की हरकत करने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि मिड 70s से लेट 70s तक वर्ल्ड मैप में कुछ बदमाशों व पाकिस्तान ने NJ9842 को अपने देश की हदों में शामिल करना शुरू किया। यह एक प्रकार से थ्रेट था भारत के लिए। यह डिस्प्यूटेड मैप्स की खबर भारत तक पहुंची। इस मैप का जिक्र सबसे पहले 1975 में भारतीय सेना के कर्नल नरेंद्र कुमार जी को सिंधु नदी में जर्मन माउंटेनियर से कुछ ऐसे पाकिस्तानी नक्शे मिले जिससे नियंत्रण रेखा को NJ9842 के उत्तर में इंदिरा कॉल तक न दिखाकर पूर्वोत्तर में काराकोरम पास तक दिखाया गया था। काराकोरम इस त्रिकोण का अंतिम छोर था और उसका मतलब था कि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में दावा प्रारंभ कर दिया है। कर्नल नरेंद्र कुमार ने एक टोली पेट्रोलिंग के लिए सियाचिन भेजा। वहां पहुंचते ही टोली ने जापानीज फूड टिन और कुछ उन्हीं के भाषा में सने फूड पैकेट्स देखे, जिससे यह बात की पुष्टि हो चली कि पाकिस्तान की निगरानी और अनुमति से दूसरे देश के लोग इस डिस्प्यूटेड लैंड में घुसने व मनमानी करने का काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय सेना सियाचिन में पोस्ट बनाएगी, परंतु यह सर्दियों में संभव न था। इसलिए आगे यह निर्णय लिया गया कि गर्मियों में भारतीय सेना इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करेगी। और बस इसी निर्णय के साथ भारतीय सेना ने सियाचिन में अपनी गतिविधियों को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। भारतीय सेना पाकिस्तानियों की रग रग से वाकिफ थी। वे जानते थे कि आगे चलकर कभी भी दुर्गम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और पाकिस्तान 100% आगे चलकर छोटे मोटे युद्ध या परेशानियों को खड़ा करने का हर संभव प्रयास करेगा। इसीलिए भारतीय सेना ने अपने आर्मी स्टाफ के बेस्ट ऑफिसर्स और JCOs को सियाचिन के चप्पे चप्पे व हर परिस्थिति को अनुकूल बनाया जा सके उसकी ट्रेनिंग देनी शुरू की। धीरे धीरे ट्रेनिंग करते करते गर्मी का मौसम शुरू हुआ। भारतीय सरकार ने सियाचिन पर पोस्ट बनाने की परमिशन तो न दी, परंतु पेट्रोलिंग करने की इजाजत दी और इसी के साथ फुल स्केल पर पेट्रोलिंग शुरू हुई। इसी के साथ ही भारतीय सेना ने सियाचिन में अपनी गतिविधियों को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। साल 1982 में भारतीय सेना को पाकिस्तान सेना की तरफ से एक विरोध नोट मिला, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने सियाचिन में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पर आपत्ति जताई थी। इस हरकत पर हंसी भी आती है और पाकिस्तान की तरफ से तो मानो यही था कि उनका खून खून और भारत का खून पानी। परंतु आगे RNAW भारतीय सेना को ऐसा इनपुट देने जा रही थी जो जन्म देने वाला था दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड की लड़ाई ऑपरेशन मेघदूत को। RNAW 1971 युद्ध के बाद विश्व में एक खतरनाक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर कर आई। इनफैक्ट ISI भी RNAW के पावर्स को अच्छे से जान चुका था। RNAW का नेटवर्क और ऑपरेशन अन्य कंट्रीज में फैलने लगा, परंतु अपने और पड़ोसी देश में हालात अब बदल चुके थे। बात करें पाकिस्तान के तो उस मुल्क की कमान मोहम्मद जियाउल हक के हाथों में थी और उनका अटैक भारत पर जुल्फिकार अली भुट्टो से साइलेंट तो था, परंतु उनसे ज्यादा घातक था। सियाचिन पर पैनी नजर मोहम्मद जियाउल हक गड़ाकर बैठे थे। यह सब चल ही रहा था कि RNAW को उनके लंदन में पोस्टेड एजेंट्स के नेटवर्क द्वारा एक टिप मिली। उस टिप के अनुसार लंदन की एक कंपनी से पाकिस्तानी आर्मी ने बर्फीले इलाकों के हैवी कपड़े ऑर्डर किए।
यह अपने आप में कान खड़े कर देने वाले समाचार थे। RNAW भली भांति ISI और पाकिस्तान आर्मी के सियाचिन पर गंदी निगाहों से वाकिफ था। RNAW ने तुरंत यह इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी से साझा किया। यह सारी बातें थी साल 1977 की। इसके बाद भी RNAW ने ISI के चालों को इंटरसेप्ट करना नहीं छोड़ा। हुआ था कुछ ऐसा कि RNAW को एक और टिप मिला कि पाकिस्तान ने 150 आर्टिक गियर ऑर्डर किए थे। इससे साफ साफ हो चुका था कि युद्ध कभी भी हो सकता है। यह टिप भारत के काम आई और भारत ने पाकिस्तान से डबल आर्टिक गियर खरीदे। इस बीच RNAW ने एक बार फिर ISI को परास्त किया। RNAW को इंफॉर्मेशन मिली कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन अबाबील को 17 अप्रैल 1984 को एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाया था। RNAW ने परंपरा अनुसार यह इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी से साझा की। भारतीय सेना तैयारी बैठे थे इस ऑपरेशन यानी सियाचिन कब्जा करने के लिए। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मेघदूत रखा और यहां वे एक स्मार्ट मूव खेलने वाले थे। भारतीय सेना इस ऑपरेशन को 13 अप्रैल को अंजाम देना चाहती थी, ठीक पाकिस्तान के ऑपरेशन अबाबील के 4 दिन पहले। इसका कारण था कि 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार था। पाकिस्तान के मन में यह ख्याल भी नहीं आएगा कि भारत त्योहार के दिन सतर्क होगा। और वैसे भी पाकिस्तान और ISI और कॉन्फिडेंट थी इस सोच में कि भारत उनके ऑपरेशन अबाबील के बारे में अनजान है। परंतु शायद उन्हें यह पता नहीं था कि उनका सामना RNAW से हुआ था, जो भूसे के ढेर से सुई को ढूंढने का असंभव कार्य भी कर सकते थे। धीरे धीरे कर भारतीय सेना तैयार हो चली थी पाकिस्तान से भिड़ने सियाचिन में, परंतु यहां काम बिल्कुल आसान न था। भारतीय सैनिकों को वायुसेना के विमानों द्वारा ग्लेशियर्स की ऊंची चोटियों तक पहुंचाया गया। भारतीय वायुसेना के लिए यह टास्क आसान न था। ऐसा इसलिए क्योंकि वायुसेना के पायलट्स को काफी समय तक बर्फ की सफेद चादर देखते रहने से स्पेशल डिसओरिएंटेशन होने लगा। ऐसे में वहां तैनात जवानों के हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ मेमोरी लॉस होने की शिकायतें होने लगी। तो इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए 12 अप्रैल को जवानों के लिए जरूरी कपड़े और आर्टिक गियर के साथ सामान MI-17 से पहुंचाया गया। तत्कालीन उस वक्त कैप्टन संजय कुलकर्णी उस पहले दल में से थे जिन्हें बिलाफोर्ड लॉ पर एयरड्रॉप किया जाना था। यह दल करीब 40 जवानों को लाने के लिए चीता हेलीकॉप्टर ने तकरीबन 17 राउंड्स लगाए और जवानों को सेफली डेस्टिनेशन पर उतारा। 13 अप्रैल को सुबह 7 बजे यहां पर तिरंगा लहरा दिया गया। वहां पर 40 जवान मौजूद थे, जिसमें से एक जवान की हालत आगे जाकर अत्यंत खराब होने की वजह से वापस भेजना पड़ा और एक वीर जवान की दुखद मौत भी हुई। मौसम हद से ज्यादा खराब होता जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद हमारे वीर जवानों ने 3 अलग अलग कैंप सेटअप किए। इसके बाद भारतीय वायुसेना के चीता और MI-8 हेलीकॉप्टर्स ने लद्दाख स्काउट के जवानों के एक यूनिट को सियार लॉ से करीब 5 किलोमीटर दूर उतारा। 17 अप्रैल को मेजर NN बहुगुणा के नेतृत्व में जवानों ने 5 किलोमीटर का रास्ता पैदल पार कर सियार लॉ पर तिरंगा फहराया। इस बीच लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना और उनके जवान ग्यांग लॉ की तरफ बढ़ रहे थे, परंतु यहां पर आसानी से दुश्मन की निगाह में आने का खतरा मंडरा रहा था। सेना ने यहां पर 23 अप्रैल तक मिसाइल्स की तैनाती कर दी थी। ऐसा ही ठीक थोए एयरफील्ड पर भी किया गया था। आगे चलकर भारत को खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तान ने सियाचिन में कब्जे के लिए बर्फीली फोर्स बनाई थी। भारतीय सेना को सियाचिन में खदेड़ने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन अबाबिल लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन का मकसद सिया लॉ और बिलाफोर्ड लॉ पर कब्जा करना था। पाकिस्तान की तरफ से पहला हमला 23 जून को सुबह लगभग 5 बजे किया गया था। इसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और 26 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया। इसके बाद जून और फिर अगस्त में भी पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन हर बार उनको मुंह की खानी पड़ती। इसमें पाकिस्तान को अपने 30 जवानों को खोना पड़ा। इस बीच ग्यांग लॉ के सबसे ऊंचे पॉइंट पर भी भारतीय जवानों ने कब्जा जमा लिया था। इस तरह से पूरा सियाचिन भारत का अब हो चुका था। पाकिस्तान इन सबसे जबरदस्त सक पकाया और कुछ कुछ हमले जारी भी रखे, परंतु यह हमले जैसे हाथी को एक चूहा सुई से डरा रहा हो वैसा था, क्योंकि भारत सियाचिन पर अपना पूरा कंट्रोल जमाकर बैठा था।
धन्य है हमारी भारतीय सेना जिन्होंने हमारे मां भारती के ताज की रक्षा की। सियाचिन में आज भी हमारे वीर सपूत अपनी हड्डियां गलाकर पाकिस्तान और चाइना के इरादों पर पानी फेर रहे हैं। ऑपरेशन मेघदूत के अनसंग हीरो हमारी इंटेलिजेंस यूनिट RNAW भी है, जिनके एक्सट्रीम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ने न सिर्फ ISI को चुनौती दी बल्कि इंडियन आर्मी के साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी को फिर से हराकर उन्हें उनकी औकात में रहने में मदद भी की। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में सत्य, साहस और ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।